हाय एवरीवन, मैं सुधीर और आप सभी का कोटा किंग ऑफिशियल पे स्वागत है। हम लोग कंप्यूटर विषय पढ़ रहे हैं। इसके पहले की वीडियो हमने कंप्यूटर में किस प्रकार के इनपुट डिवाइसेस का प्रयोग होता है हमने उनके बारे में देखा। आज हम पढ़ेंगे कंप्यूटर का आधारभूत संरचना के अंतर्गत उसके दूसरे भाग सीपीयू को। तो आइए ज़्यादा समय ना लेते अपनी क्लास को प्रारंभ करते हैं और आज हमारा टॉपिक होगा सीपीयू। तो कंप्यूटर का आधारभूत संरचना, इसके पहले के वीडियो में जब हम परिभाषा पढ़ रहे थे तो उसके पूर्व मैंने आपको कंप्यूटर के आधारभूत संरचना से परिचित करवाया था और मैंने आपको बताया था कि कंप्यूटर के आधारभूत संरचना में के 4 मुख्य भाग होते हैं। वो कौन कौन थे? इनपुट, सीपीयू, आउटपुट और मेमोरी। तो मैं आपको यहाँ पर स्पष्ट करना यही चाहता हूँ कि कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत ये जो 5वां जो भाग होता है, इसका 5वां भाग में हम यहाँ पर शामिल करेंगे प्रोग्रामों को। प्रोग्राम जिसे कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर भी कहा जाता है, तो हम 5वें भाग के रूप में प्रोग्राम को पढ़ेंगे। तो यहाँ पे यदि मैं बात करूँ कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के बारे में, इसका तात्पर्य क्या होता है? तो इसका तात्पर्य होता है कंप्यूटर किस प्रकार के यंत्रों से मिलकर बना है। तो आप में से कई लोग कहेंगे एक कंप्यूटर जो होता है वह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बनता है। और यदि मैं इस रूप में आपको बताना चाहूँ तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि कंप्यूटर की जो आधारभूत संरचना होती है उसके मुख्यतः 5 भाग होते हैं। इसमें से 4 भाग तो फिजिकल आपको देखने को मिलेंगे, अर्थात भौतिक रूप में आपको देखने को मिलेंगे। जितने भी यंत्र होंगे आपको फिजिकल देखने को मिलेंगे, अर्थात भौतिक यंत्र होते हैं ये। बाद में यदि सॉफ्टवेयर बात किया जाए तो ये एनर्जी के रूप में आपको देखने को मिलेगा, ऊर्जा के रूप में देखने को मिलेगा। पर इसे यदि मैं बात करूँ हार्डवेयर, तो जो हार्डवेयर ये सभी के सभी जो डिवाइसेस होते हैं ये हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, क्योंकि हम इन्हें स्पर्श कर सकते हैं। और ये जो प्रोग्राम सॉफ्टवेयर होते हैं एक प्रकार की ऊर्जा होती है, जिसका जो बने हुए किस प्रकार से किससे होते हैं, जो बने हुए होते हैं इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म से। तो हम सबसे पहले बात करें यदि कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत सबसे पहला भाग जो होता है वह इनपुट। तो इनपुट के बारे में नहीं बात करूं तो इनपुट जो होगा वो सदैव कंप्यूटर में जाएगा। और ये इनपुट किनके माध्यम से कंप्यूटर में जाएगा? तो आप कहेंगे इनपुट डिवाइस। तो यहाँ पर जो डाटा होगा वो सदैव कंप्यूटर में जाएगा। और डाटा मिलने के पश्चात सीपीयू क्या कार्य करेगा? सीपीयू क्या करेगा? डाटा को प्रोसेस करेगा और उसके बाद सूचना को क्या करेगा? डाटा को सूचना में परिवर्तित कर देगा। और वहीं पर जो आउटपुट, यदि मैं प्रश्न ये पूछूं कि बताइए कि आउटपुट क्या होता है, तो आप में से कई लोग कहेंगे कंप्यूटर के द्वारा जब हमें परिणाम प्राप्त होता है उन्हें हम आउटपुट कहते हैं। और यदि मैं बात करूं इसका चौथा भाग सीपीयू के मेमोरी के बारे में, तो आप जानते हैं कि आपका जो प्रोसेसर, या हम इसे सीपीयू भी कह सकते हैं, तो सीपीयू जब आपका जब डाटा को प्रोसेस करता है स्थायी या अस्थायी तौर पे, तो इन दोनों रूपों में ये डाटा को या सूचना को ये क्या करता है? मेमोरी में ही स्टोर करता है। तो ये थे आपके कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत। हार्डवेयर के में मुख्यतः आपको 4 भाग देखने को मिलेंगे और हम 5वां भाग पढ़ेंगे कंप्यूटर के आधारभूत संरचना के अंतर्गत में सॉफ्टवेयर को। तो आइए हम बात करें, क्योंकि हमने इसके पहले की वीडियो में इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ लिया है, तो आज हम बात करेंगे सीपीयू के बारे में। पर सीपीयू से पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बात करते हैं, हम कंप्यूटर के बारे में कुछ अन्य चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पर आपको जो कंप्यूटर का जो कैबिनेट होता है उसकी संरचना को आपको समझना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर भी कभी कभी आपके एग्जामिनर के द्वारा प्रश्न बना दिए जाते हैं। तो आइए हम देखते हैं। मैं यदि सारांश प्रश्न पूछूँ कि सीपीयू क्या है, तो आप में से कई लोग कहेंगे ये जो आप चित्र है ना, ये जो डिब्बे से दिख रहा है, ये जो है ये सीपीयू है। पर मैं आपको यहाँ पर बताना चाहता हूँ कि आप यहाँ पर गलत होंगे। ये सीपीयू नहीं है, ये कंप्यूटर कैबिनेट है। इसके अंतर्गत में वो क्या मिलेगा? सीपीयू लगा हुआ होता है। सीपीयू के अंतर्गत में अवस्थित एक उपकरण है। तो ये जो कंप्यूटर कैबिनेट है इसके बारे में जानते हैं कि किस प्रकार से बना हुआ होता है। तो आप देखेंगे क्या कि ये जो ऊपर का जो फ्रेम है ये आपको प्लास्टिक का या एल्युमिनियम का बना होता है और एक प्रकार का बक्सा होता है। और इसके अंतर्गत में क्या होता है कि कई सारे कंप्यूटर सिस्टम के सभी घटक इसी बक्से के अंदर में आपको देखने को मिलेंगे। ये सारे आप देख रहे हैं, यहाँ पर आप इसे देख पा रहे होंगे। ये सारे उपकरण आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। कई सारे घटक जो होते हैं कंप्यूटर से जुड़े हुए आपको यहाँ पर इसके अंदर में देखने को मिलेंगे कंप्यूटर कैबिनेट के अंदर में। जो करते क्या है, जो सिस्टम यूनिट के बाहर की जो संरचना का है ना, ये कैबिनेट क्या करता है? सिस्टम यूनिट के बाहरी संरचना का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर आपको क्या क्या मिलेगा देखने को? तो ये देखिए, यहाँ पर आपको मिलेगा पावर सप्लाई, ये आपको यहाँ पर मिलेगा पावर सप्लाई, ये आपको यहाँ मिलेगा ये पावर सप्लाई, ये आपका मदरबोर्ड है। और ये स्थान यहाँ पर जो है ये आपका यहाँ सेकेंडरी मेमोरी यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो हमसे पहले बात करते हैं, हम बात करते हैं कि मुख्य पार्ट सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं। सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग कौन कौन से हैं? तो यहाँ सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में। जैसे मैंने आपको कैबिनेट में दिखाता हूँ, कैबिनेट में आप इसको मैं जूम कर दूँ तो आप इसे देख पाएंगे। ये आप जो संरचना देख रहे हैं, ये जो संरचना यदि मैं इसे हटाता हूँ, ये जो संरचना आप देख रहे हैं ये है पावर सप्लाई आपका।
ये हो गया आपका मदरबोर्ड। अब मदरबोर्ड आपको कई सारे उपकरण लगे होंगे, रैम का चिप, रोम का चिप, कैश की मेमोरी, या कई प्रकार के ऐसे स्लॉट या कई प्रकार के पोर्ट जो होते हैं यहाँ पर लगे हुए होते हैं। साथ में यहाँ पर जो स्थान है यहाँ पर सेकेंडरी मेमोरी को लगाया जाता है। तो आइए हम एक करके बात करते हैं कंप्यूटर के मुख्य भागों के बारे में। जैसे बात करते हैं सबसे पहले कि कंप्यूटर के मुख्य भाग के अंतर्गत में कौन कौन से, जैसे यहाँ सिस्टम यूनिट के में मुख्य भाग कौन कौन से होते हैं उसको जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे पावर सप्लाई के बारे में, उसके बाद मदरबोर्ड के बारे में, फिर CPU, रैम एंड रोम का चिप के बारे में, फिर वीडियो डिस्प्ले कार्ड, फिर साउंड कार्ड, स्पीकर, एक्सपेंशन का स्लॉट्स, USB या CMOS चिप और AGP बस, ये सारे जो होते हैं सिस्टम यूनिट के मुख्य भाग के होते हैं। और ये सब संरचना वो कहाँ देखने को मिलेगी, ये सारे के सारे संरचना, ये सारे के सारे जो उपकरण होते हैं वो कहाँ लगे हुए होते हैं, तो आप कहेंगे कैबिनेट में ही लगे हुए होते हैं। तो आइए क्या करके बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में। तो ये यदि मैं बात करूं तो ये पावर सप्लाई यूनिट के बारे में कई लोग आप इससे परिचित होंगे। ये करता कार्य क्या है, ये कंप्यूटर को पावर सप्लाई उपलब्ध करवाता है। ये एक्चुअली मुख्य रूप से कार्य क्या करता है, AC वोल्ट को DC में बदलता है और अलग अलग प्रकार के करंट को क्या करता है, कंप्यूटर को उपलब्ध करवाता है। तो हम आइए इसके बारे में कुछ जानते हैं। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो है ये एक प्रकार का पावर सप्लाई है। यहाँ पर एक पंखा लगा दिया जाता है ताकि अंदर का जो इलेक्ट्रॉनिक संरचना है उसको ठंडा रखा जा सके। तो हम इसके बारे में बात करते हैं पावर सप्लाई यूनिट का प्रयोग कंप्यूटर में किया क्यों जाता है। तो पहला तो याद क्या रखें कि इसका मुख्य कार्य यदि मैं बात करूं तो यह AC को DC में बदलता है। AC अल्टरनेट करंट को क्या करता है, DC करंट में बदलता है। तो हम यहाँ पे ये जानने का प्रयास करेंगे कि जो घरेलू बिजली होती है उसमें कितना वोल्ट का AC करंट इस पावर सप्लाई को दिया जाता है, इसे देखें हम। तो आप पाएंगे क्या कि इसे घरेलू बिजली से 220 वोल्ट का AC सप्लाई दी जाती है। अब जिसे यह क्या करता है, DC करंट में अर्थात डायरेक्ट करंट में धारा में बदलकर क्या करता है, कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई उपलब्ध करवाता है। यह डिवाइस कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों, जैसे ये मैं पावर सप्लाई यूनिट के बारे में बात करूँ तो यह कंप्यूटर के अलग अलग हिस्सों को क्या करता है, पावर सप्लाई देता है। जैसे मदरबोर्ड को, CPU का पंखा हो, रैम हो, मोटर, इन सारे को क्या करता है, बिजली का सप्लाई उपलब्ध करवाता है। आप पाएंगे क्या कि ये पावर सप्लाई यूनिट ही तय करता है कि किस उपकरण को कितनी वोल्ट की बिजली दी जानी है। जैसे कंप्यूटर के जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होते हैं, जैसे यहाँ पर मैं आपको मदरबोर्ड दिखाना चाहूँ तो जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होंगे, ये सारे जो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण देख रहे हैं रैम वगैरह के बारे में, तो ये सारे जो उपकरण होते हैं ना, यहाँ पर 5 वोल्ट की DC सप्लाई दी जाती है। जबकि मदरबोर्ड में जो स्थित मोटर होता है, जैसे मोटर जो स्थित होता है, या CPU का जो पंखा होता है, यहाँ CPU का पंखा लगाया जाता है, यहाँ पर CPU का पंखा लगाया जाता है। और बाद में कि यहाँ जो मोटर है इसको कितना 12 वोल्ट की DC करंट उपलब्ध करवाई जाती है। तो आपके एग्जामिनर के द्वारा यह प्रश्न पिछले एग्जाम में पूछा गया है, प्रश्न बनाया गया था कि बताइए कि कंप्यूटर के इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को कितनी वोल्ट की बिजली दी जाती है। तो पहला तो याद रखें कि करंट डायरेक्ट करंट होगी और इसे 5 वोल्ट की बिजली दी जाती है। बाद में कि जो मदरबोर्ड में जो मोटर होता है, जो CPU का जो पंखा होता है, उसको 12 वोल्ट की DC सप्लाई दी जाती है। यदि मैं पावर सप्लाई यूनिट की बात करूँ कि इसका कार्य होता क्या है कंप्यूटर में, तो पहला तो बात अब इस पहले से स्पष्ट हो गए होंगे कि ये कंप्यूटर को बिजली की सप्लाई उपलब्ध करवाता है, पर सबसे मुख्य काम है AC करंट को या DC में बदलकर कंप्यूटर को बिजली देता है। साथ में यह कंप्यूटर को क्या करता है, जो उच्च और निम्न वोल्टेज की जो गड़बड़ियाँ हैं उससे भी बचाता है। आजकल याद क्या रखें कि SMPS प्रकार के अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग किया जा रहा है। ये एक विशेष तकनीक पर बनाया गया एक पावर सप्लाई है, जिससे क्या होता है कि कंप्यूटर की जो कार्यकुशलता है, या हम इस रूप में से कह सकते हैं कि नियमित इसे बिजली की सप्लाई दी जाती है। इस तकनीक का प्रयोग करके अर्थात स्विच मोड पावर सप्लाई का प्रयोग करके इस मोड के पावर सप्लाई का प्रयोग करके जो कंप्यूटर है उसकी कार्यकुशलता को में वृद्धि की जाती है, नियमित बिजली उपलब्ध करवाई जाती है। तो आइए हम बात करते हैं दूसरा भाग के बारे में। दूसरा भाग है हमारा मदरबोर्ड। आप जानते हैं कंप्यूटर कैबिनेट के अंतर्गत में सबसे महत्वपूर्ण संरचना आपका होता है मदरबोर्ड। यही वही स्थान है जहाँ पर आपका माइक्रो प्रोसेसर अर्थात CPU लगा हुआ होता है। कई सारे प्राथमिक मेमोरी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। रैम रोम का मेमोरी जो होता है वो यहीं पर लगा हुआ होता है। या मैं बात करूँ किसके बारे में, कैश की जो मेमोरी होती है आपको यहीं देखने को मिलेगी। तो हम इसके बारे में जानते हैं। पहले दिखता किस प्रकार है, मैं इसको आपको दिखाता हूँ। इसका चित्र आप देखें, ये कुछ इस प्रकार से दिखता है, कुछ इस प्रकार से यह दिखता है। ये है आपका मदरबोर्ड। कंप्यूटर कैबिनेट आप खोलेंगे तो हरा कलर का ये आपको इस प्रकार की संरचना आपको देखने को मिलेगी। इसे कहा जाता है ये मदरबोर्ड है। मदरबोर्ड में कई प्रकार की संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी, कई प्रकार की। जैसे मैं आपको यहाँ पर ये बताना चाहूँ
ये हम यहाँ पर ये आप देख रहे हैं ना, ये स्थान, ये माइक्रो प्रोसेसर यहीं पर लगाया जाता है। माइक्रो प्रोसेसर जैसे आप CPU भी कहते हैं, CPU भी कहते हैं, यहीं पर लगाया जाता है। इसके ऊपर में एक पंखा लगा दिया जाता है CPU को ठंडा रखने के लिए। साथ में ये जो स्लॉट देख रहे हैं, ये स्लॉट देख रहे हैं, यहाँ रैम का चिप लगाया जाता है और रोम का जो चिप होता है बहुत ही छोटा आकार में यहाँ पर लगा दिया जाता है। इसकी संरचना बहुत ही छोटी होती है, यहाँ आसपास में इस पर लगा दिया जाता है। साथ में हम यहाँ पर बात कर सकते हैं, कई सारे स्लॉट्स यहाँ पर बना रखे गए होते हैं कई प्रकार के डिवाइसेस को यहाँ जोड़ने के लिए। ये मोटर हो गया आपका, ये मोटर हो गया। बाद में की अन्य संरचनाएं आपको देखने को मिलेगी। ये जो संरचना है ये CMOS चिप की है। तो हम मदरबोर्ड के बारे में बात करते हैं, जैसे मदरबोर्ड के बारे में। तो पहले यह जान लीजिए कि मदरबोर्ड बनाव किससे होता है। तो मदरबोर्ड होता है ना, ये प्लास्टिक का बना एक सर्किट बोर्ड है। सर्किट बोर्ड है अर्थात यहाँ पर जिसमें धातु द्वारा निर्मित महीन धागे की समान संरचनाएं होती है। अर्थात यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का निर्माण किया जाता है बिजली को, हर एक उपकरण को बिजली की सप्लाई उपलब्ध करवाने के लिए। इस धातु की संरचना को बस कहा जाता है। ये जो संरचनाएं होती है धातु की, ये जो संरचनाएं होती है ना, ये जो संरचनाएं होती है, इन संरचनाएं होती हैं, इन संरचनाओं को क्या कहा जाता है? बस कहा जाता है। जिसके द्वारा, इसी के द्वारा क्या होता है, इन्हीं बसों के द्वारा क्या होता है, संकेतों का या सूचनाओं का आदान प्रदान विद्युत प्रवाह के रूप में एक से दूसरे उपकरण में किया जाता है। सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। सिस्टम यूनिट के अंदर में जितने भी उपकरण आते हैं, चाहे वह इनपुट डिवाइस हो, आउटपुट डिवाइस हो, मेमोरी हो, वो सारे उपकरण आप देखेंगे कि मदरबोर्ड से ही जुड़े होते हैं। इस पर माइक्रो प्रोसेसर आप देख सकते हैं कि मैंने आपको बताया था कि मदरबोर्ड पे आपको माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध लगाया जाता है, लगा हुआ होता है। इस कारण से मदरबोर्ड को ना सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। साथ में मैंने आपको बताया कि यहीं पर आपको कई प्रकार के जैसे माइक्रो प्रोसेसर, जिसमें CPU, जिसको CPU कहते हैं, यहाँ पर रैम कार्ड, डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड इत्यादि जो उपकरण है आपको मदरबोर्ड में ही देखने को मिलेगी। तो हम यहाँ पर बात करते हैं इसकी संरचना कुछ इस प्रकार से आप इसको देख सकते हैं। ये स्पष्ट रूप से आप देख सकते हैं, यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ये आपका है CPU का, यहाँ पर CPU को लगाया जाता है। आपका जो CPU होता है, जो प्रोसेसर का प्रोसेसिंग का काम करता है, इसे यहीं पर लगाया जाता है। ये आपका हो गया रैम का स्लॉट। 2 स्लॉट्स आप देख रहे हैं, ये सभी के सभी रैम के स्लॉट्स हैं। 3-4 स्लॉट्स है। एक स्लॉट्स में हो सकता है कि 2 GB, 3 GB या 4 GB की रैम का प्रयोग किया जा सके, और यहाँ पर क्या हो सकता है कि आप रैम की क्षमता को भी बढ़ा सकते हैं, क्योंकि अन्य कई प्रकार के स्लॉट्स यहाँ पर दे रखे गए होते हैं। जैसे कुछ 8 प्रकार की संरचनाएं हैं। जैसे ये 24 पिन का कनेक्टर है, इसका प्रयोग किस रूप में होता है, तो यहाँ पर प्रिंटर को इसी से जोड़ा जाता है। आपका जो प्रिंटर होता है ना, जो एक आउटपुट डिवाइस के रूप में काम करता है, इसको यहीं पर जोड़ा जाता है। साथ में हम कुछ और बातें कर लें। जैसे यहाँ पर ये जो संरचना है, ये एक PCI स्लॉट है। ये आपका PCI, मैं इसे कलर बदल देता हूँ जरा। ये आपका PCI स्लॉट है। ये आपका PCI स्लॉट है। 2 स्लॉट आपको देखने को मिलेगा PCI स्लॉट का। यहाँ पर एक GPU स्लॉट, ये जो संरचना है GPU स्लॉट है। साथ में आप यहाँ पे USB का स्लॉट भी, ये जो संरचना है ये USB का स्लॉट है। साथ में यहाँ पर आप छोटी संरचना देख पा रहे होंगे। यदि मैं आपको बताऊँ यहाँ पर आपको दिखाना चाहूँ जूम करके, तो आप इसे देख पाएंगे। ये जो संरचना है ये आपका CMOS चिप है। तो वैसे यहाँ पर अन्य कई प्रकार की संरचनाएं होती हैं, पर मैंने आपको उन सारे से ही आपको परिचित करवाया जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वैसे यहाँ पर जानने के लिए कई सारी चीज़ें पर आवश्यक क्या आपके लिए है, एग्जाम के लिए मैंने आपको उन सारी चीज़ों से परिचित करवाया। बाद में किसे आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप देख सकते हैं। तो आइए हम अपने उस सेक्शन पर वापस लौटते हैं और हम बात करते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड को आप समझ गए होंगे कि मदरबोर्ड में एक्चुअली में ये एक धातु का बना सर्किट बोर्ड है, जिसमें धातु द्वारा क्या होता है, निर्मित महीन धागे की संरचनाएं होती है। अब इस धातु की संरचना को बस कहा जाता है, जिसके द्वारा संकेतों का और सूचनाओं का आदान प्रदान होता है। अब सिस्टम यूनिट के सभी उपकरण जो होंगे वो सभी के सभी उपकरण मदरबोर्ड से जुड़े होते हैं। माइक्रो प्रोसेसर बनाने का यहाँ स्थान होता है, इसी कारण से इन्हें सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। इस बोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है। उसके अलावा अन्य कई उपकरण आपको देखने को मिलेंगे, जैसे प्रोसेसर तो था ही, रैम, डिस्प्ले कार्ड, साउंड कार्ड, ये सारे इत्यादि जो है ना, सारे उपकरण जो है ना आपको मदरबोर्ड में ही लगे हुए होते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मुख्य भाग को हम देख लेते हैं। इसका तीसरा मुख्य भाग है आपका तीसरा मुख्य भाग है प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर। इसे कई अन्य नामों से जाना जाता है। इसे CPU भी कहा जाता है, इसे माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और साथ में इसे प्रोसेसर भी कहा जाता है। इन्हीं अन्य कई नामों से जाना जाता है। कुछ दिखती इस प्रकार से है
और ये कंप्यूटर में ये जो कंप्यूटर है ना, ये जो माइक्रो प्रोसेसर है, ये कहाँ लगा होगा? ये आपको लगा हुआ होगा यहाँ पर, ये आपको यहाँ पर, जैसे मैं इसको यहाँ से ले लूँ, ये आपको यहाँ माइक्रो प्रोसेसर यहीं पर लगा हुआ होगा, यहीं पर लगाया जाएगा माइक्रो प्रोसेसर को। आइए बात करते हैं माइक्रो प्रोसेसर में वापस लौटते हैं, माइक्रो प्रोसेसर के बारे में हम कुछ जानते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर है क्या? तो सबसे पहले तो याद रखें, इसे कहा जाता है CPU। CPU अर्थात इसका पूर्ण रूप आपसे पूछ सकता है, पूर्ण रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। अब CPU को अन्य कई नामों से जाना जाता है, इसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है, और यही हिस्सा सभी कार्यों को नियंत्रित, निर्देशित और समन्वित करता है। और ये CPU जो होता है ना, ये स्टोर्ड प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पर कार्य करता है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि जब इसका निर्माण किया जाता है, तो निर्माता के द्वारा उसी समय आप क्या देखेंगे कि प्रोग्राम और इंस्ट्रक्शनों को, निर्देशों को इसमें स्टोर कर दिया जाता है उसी समय। अर्थात इस प्रक्रिया को कहा जाता है कोडिंग करना कहलाता है। और ये जो कोडिंग होती है वह मशीन भाषा में होती है, और मशीन भाषा में क्या होता है, स्टोर को बनाया जाता है, उसे कोडिंग करके क्या किया जाता है, CPU में स्टोर कर दिया जाता है, कोडिंग कर दिया, या हम कह सकते हैं कोडिंग कर दिया जाता है, और उसी के आधार पर आपका जो CPU है कार्य करता है। आइए हम बात करते हैं CPU के बारे में। यदि मैं बात करूं तो आप यदि CPU के बारे में आपको बताना चाहूँ तो CPU जो है ना, इसे 3 भागों में बांटा जाता है। आपका जो CPU है, यदि मैं आपको वापस ले जाऊँ, ये जो CPU है, अंदर की जो संरचना होती है इसे 3 भागों में बांटा जाता है। वो कौन कौन है, आइए इसे हम देखते हैं। तो ये है आपका पहला जो भाग होता है इसका, ये है CU, पूर्ण रूप याद रखेंगे, कंट्रोल यूनिट। पूर्ण रूप याद रखेंगे, कंट्रोल, इसका पूर्ण रूप आप याद रखेंगे, कंट्रोल यूनिट। दूसरा भाग है CPU का ALU अर्थात अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। आपके पिछले एग्जाम में इन दोनों का फुल फॉर्म पूछा गया था। साथ में इसका जो तीसरा भाग है रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी होती है। तो आइए क्या करके बात करते हैं कि CPU के अंदर CPU को हमने देखा कि 3 भागों में बटा होता है। पहला भाग CPU था, दूसरा भाग ALU था, तीसरा भाग रजिस्टर का था। तो CPU क्या कार्य करता है, CPU आखिर CPU के अंदर में जो पहला जो भाग है यह किस प्रकार कार्य करता है, तो आप पाएंगे क्या, यह कंप्यूटर का नियंत्रक केंद्र अर्थात इसी भाग के द्वारा पाएंगे क्या कि ये क्या होता है, पूरे कंप्यूटर को नियंत्रण का कार्य करता है। इसी भाग के द्वारा कंप्यूटर का नियंत्रण किया जाता है। इसी कारण से इस भाग को ना कंप्यूटर का नियंत्रक केंद्र भी कहा जाता है, इसे कंप्यूटर का नियंत्रक केंद्र कहा जाता है। बात किया जाए ALU, तो कंप्यूटर में जितनी भी गणनाएं होती हैं, समस्त गणनाएं, चाहे वह गणनाएं गणितीय हो या लॉजिकल हो, ये सारी गणनाएं जो है इसी भाग के द्वारा किया जाता है। ये बात क्या रजिस्टर के बारे में, यह एक अति सूक्ष्म मेमोरी है जिसकी जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है इतनी ही होती है, 200 बाइट, केवल 200 बाइट ही होती है, बहुत छोटी मेमोरी होती है ये। और यहाँ पर जो सब बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी जानकारी होती है यहाँ पर अस्थायी तौर पे स्टोर किया जाता है, अस्थायी तौर पे स्टोर किया जाता है। और CPU इन सारे डाटाओं का क्या करता है, प्रोसेसिंग के दौरान जो आवश्यक जानकारी है यहीं से कैरी करता है और उसे क्या करता है, प्रोसेस करता है। तो ये था CPU आपका, कई नामों से जाना जाता है, इसे प्रोसेसर, माइक्रो प्रोसेसर भी कहा जाता है। और यही हिस्सा सभी कार्यों को, कंप्यूटर के अंतर्गत में जो होने वाले सभी कार्यों को नियंत्रित करता है, निर्देशित करता है, समन्वित करता है। और साथ में हमने ये भी देखा कि यह स्टोर प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन के आधार पे कार्य करता है। इससे 3 भागों में बांटा जाता है, CU, ALU, रजिस्टर। कंट्रोल यूनिट या कंप्यूटर का नियंत्रक केंद्र है। ALU कंप्यूटर में होने वाले समस्त गणनाओं का संचालन इसी भाग द्वारा किया जाता है। रजिस्टर एक प्रकार की मेमोरी है, छोटी मेमोरी है, बहुत छोटी, जिसकी स्टोरेज कैपेसिटी मात्र 200 बाइट होती है, जहाँ पर डाटा को अस्थायी तौर पर स्टोर किया जाता है। और अस्थायी गणना हेतु या CPU का एक मुख्य भाग है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर सिस्टम के अंतर्गत में इसके तीसरे भाग के बारे में, जो आपके लिए आवश्यक हो जाता है। और ये जो है
ये जो है ना PCI, ये एक प्रकार का आपको क्या है, स्लॉट है। मदरबोर्ड में यह संरचना बनी हुई होती है और ये किसी न किसी उपकरण को क्या करेगा, किसी न किसी डिवाइस को क्या करेगा, कंप्यूटर को साथ में जोड़ने का कार्य करेगा। जैसे हम बात करते हैं PCI, पूर्ण रूप याद रखें, पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट, अर्थात यह किसी उपकरण को कंप्यूटर के साथ जोड़ता है। जैसे हम बात कर सकते हैं यह मदरबोर्ड पे बना एक स्लॉट है जिसके द्वारा नेटवर्क, ग्राफिक या साउंड कार्ड को लगाया जाता है। तो याद क्या रखेंगे कि ये पेरिफेरल कंपोनेंट इंटरकनेक्ट है, यहाँ CPU बना एक स्लॉट है जिसके द्वारा जिसके द्वारा क्या होता है, नेटवर्क, ग्राफिक और साउंड कार्ड को लगा दिया जाता है और उसके बाद वो कंप्यूटर से कनेक्ट हो जाता है। और यह जो डिवाइस होता है ना, ये जो स्लॉट होता है, यह जो स्लॉट होता है, यह स्लॉट क्या करता है कि जो ग्राफिक कार्ड होते हैं, जो साउंड कार्ड होते हैं, जो नेटवर्क के कार्ड होते हैं, उनको क्या करता है, कंप्यूटर की मेमोरी से जोड़ता है। बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के सिस्टम के मुख्य भागों के बारे में, जैसे USB एक प्रकार का पोर्ट आपको मिलेगा। ये संरचना आपको कहाँ देखने को मिलेगी, ये मिलेगी आपको कहाँ देखने को मिलेगी, तो ये मिलेगी आपको देखने को, जैसे मैं आपको वापस ले जाऊँ, ये संरचना आपको देखने को मिलेगी यहाँ मदरबोर्ड में। जैसे मैं इसको पहले वाला में ले जाऊँ आपको, जैसे ये आपको देखा है USB, यह स्थान देख रहे हैं, ये स्थान देख रहे हैं, ये स्थान, ये है आपका USB का पोर्ट। आइए हम बात करते हैं USB के पोर्ट के बारे में। जैसे हम बात करें USB के पोर्ट के बारे में, आइए देखें ये USB पोर्ट क्या होता है। तो पहला तो याद रखें, USB का पूर्ण रूप से पूछा जा सकता है तो यूनिवर्सल सीरियल बस। आइए हम देखते हैं, या कंप्यूटर और उसके किसी डिवाइस, वह डिवाइस इनपुट हो सकता है, आउटपुट हो सकता है, के बीच संचार स्थापित करने की एक व्यवस्था है। दिखता कुछ आप इस प्रकार के स्लॉट्स देख पा रहे हैं ना, इसके बारे में हम बात करेंगे। क्योंकि इस व्यवस्था के द्वारा लगभग कंप्यूटर उपकरणों जैसे माउस को, कीबोर्ड को, प्रिंटर को, डिजिटल कैमरा, सेकेंडरी मेमोरी आदि को CPU से जोड़ा जा सकता है। इसी कारण से इसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बस पड़ा है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि ये जो USB का जो पोर्ट होता है ना, ये जो USB का जो पोर्ट है, जो आपको ये संरचना मिलेगी मदरबोर्ड में, तो ये पोर्ट के द्वारा क्या होगा कि इनपुट के जितने भी डिवाइस होंगे या आउटपुट डिवाइस को क्या हो सकता है कि इन पोर्टों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ जोड़ा जा सकता है। और यही कारण हमने देखा कि इसका नाम यूनिवर्सल सीरियल बस पोर्ट। आपने देखा होगा यहाँ पर ये कई सारे आपको पोर्ट दिख रहे होंगे। इसे पहले तो इस संरचना को याद कर रखिए, इसे पोर्ट कहा जाता है और ये USB का पोर्ट है। और यहाँ पर आप किसी प्रकार के इनपुट डिवाइस, चाहे वो कीबोर्ड हो, माउस हो, इसको क्या कर सकते हैं, इंटरकनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर से आप जोड़ सकते हैं। प्रिंटर को भी आप इसमें जोड़ सकते हैं। साथ में जो सेकेंडरी मेमोरी होती है उसको भी इसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है। तो यह कंप्यूटर के अंतर्गत में एक ऐसी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत किसी भी इनपुट और आउटपुट डिवाइस को कंप्यूटर के साथ में जोड़ा जा सकता है। तो आइए हम बात करते हैं कुछ अन्य प्रकार के कंप्यूटर सिस्टम के कुछ अन्य भाग के बारे में, जैसे CMOS चिप। CMOS क्या है, तो CMOS पहला पूर्ण रूप याद रखें, उसके बाद हम बात करते हैं कि है क्या। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसका पूर्ण रूप आप याद रखेंगे। तो ये है क्या, तो CMOS एक प्रकार की क्या है, या एक प्रकार की बैटरी से चलने वाले सेमीकंडक्टर चिप है, सेमीकंडक्टर मेमोरी वाली चिप है। तो यहाँ क्या है, CMOS जो है एक प्रकार की मेमोरी है जो बैटरी से चलती है, जिसके अंदर आप क्या पाएंगे, इस मेमोरी के अंदर में अर्थात CMOS मेमोरी के अंदर में सूचना स्टोर, पहले से ही सूचना स्टोर रहती है। अब ये सूचना कैसी है, तो आप देखेंगे क्या कि यहाँ पर क्या सूचना आपको, जैसे CMOS का जो चिप है यह एक प्रकार की मेमोरी है, सेमीकंडक्टर मेमोरी है जो बैटरी से चलती है। अब इसके अंदर सूचनाएं पहले से ही कोडिंग कर दिया जाता है। और यहाँ पर क्या आप पाएंगे कि यहाँ पर सूचना किस प्रकार की सूचना होगी, किस प्रकार के निर्देश होंगे, तो आप पाएंगे क्या कि कंप्यूटर का सिस्टम की जो तारीख समय होता है, जो तारीख होता है, और कंप्यूटर के हार्डवेयर से जुड़ी जो सूचनाएं होती है, इसी मेमोरी चिप के अंतर्गत में स्टोर की जाती है। और ये जो संरचना है, मैंने आपको दिखाया था मदरबोर्ड में कि ये जो संरचना आपको है,
ये संरचना आपको कहाँ पर मिलेगा? मदरबोर्ड में। ये भी एक प्रकार की क्या है? मेमोरी है जो बैटरी से चलती है। कंप्यूटर में यदि बिजली चला भी जाए तो भी इस चिप को, ये तो बैटरी है, ये तो ऊपर का जो ये जो देख रहे हैं ना, ये तो बैटरी है, इसके नीचे लगी होती है चिप। तो उस चिप को ये जो बैटरी है, सीमॉस की बैटरी, उसको सप्लाई क्या होता है, कंप्यूटर के बंद होने के बाद भी बिजली उपलब्ध करवाता रहता है। और उसके अंदर हमने क्या देखा, किस प्रकार की इस मेमोरी के अंदर क्या सूचना थी? तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर सिस्टम से जुड़ी हुई, कंप्यूटर सिस्टम का समय होता है, तारीख होता है, और साथ में कंप्यूटर के हार्डवेयर सेटिंग से जुड़ी हुई कुछ सूचनाएँ, कुछ महत्वपूर्ण सूचनाएँ आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इसमें आप ये सारी चीज़ आपके लिए पढ़ो। जिससे यह एक तरह की मेमोरी चिप होती है। सीमॉस क्या है? तो ये एक तरह की मेमोरी चिप है जो कि मदरबोर्ड पे लगी होती है। इसके साथ बटन के आकार की एक बैटरी भी लगा होता है। ये दिख रहे हैं, ये जो है ना, ये बटन के आकार की मेमोरी आप देख सकते हैं। बटन के आकार, ये है मेमोरी। सीमॉस, सॉरी मेमोरी नहीं है, ये सीमॉस बैटरी है। एक बैटरी लगा होता है जो कंप्यूटर बंद होने पे क्या है, सीमॉस चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता रहता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सीमॉस का जो चिप है या सीमॉस का जो बैटरी आपको समझ में आया होगा। तो संक्षिप्त में करता हूँ। तो यदि मैं आपसे पूछूं सीमॉस का पूर्ण फुल फॉर्म क्या होगा, तो आप कहेंगे कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। ये है क्या? एक प्रकार की मेमोरी की चिप है जो सेमीकंडक्टर से बनी हुई होती है, जिसके अंतर्गत में क्या होता है कि महत्वपूर्ण सूचनाएं स्टोर की जाती है, जैसे कंप्यूटर सिस्टम का समय और तारीख, और साथ में कंप्यूटर के हार्डवेयर सेटिंग से जुड़ी हुई सूचनाएं इसी मेमोरी चिप में स्टोर की जाती है। और ये जो है एक बैटरी से चलने वाली चिप होती है, बैटरी से चलने वाली चिप होती है जो कंप्यूटर के बंद होने पर भी इस चिप को, अर्थात सीमॉस चिप को पावर सप्लाई प्रदान करता रहता है। आइए हम बात करते हैं कंप्यूटर के कुछ अन्य भागों के बारे में, कंप्यूटर सिस्टम के कुछ अन्य मुख्य भागों के बारे में। जैसे AGP बस, ये क्या है? एक्सेलरेटेड ग्राफिक पोर्ट बस। पोर्ट है, समझ गए होंगे, मतलब यहाँ पर कोई ना कोई चीज़ तो जुड़ेगा कंप्यूटर की, अर्थात ये जो पोर्ट होगा किसी न किसी डिवाइस को कंप्यूटर के साथ में जोड़ेगा। पहले देख लीजिए, कंप्यूटर जब मदरबोर्ड को आप देखेंगे तो यहाँ पर कुछ ये जो सारी जो पोर्ट है, ये सब AGP का पोर्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये रहा आपका, मैं कलर बदलता हूँ, ये आपका रहा AGP का पोर्ट। और ये जो पोर्ट है क्या होगा, किसी न किसी डिवाइस को क्या करेगा, कनेक्ट करेगा कंप्यूटर के साथ में। तो आइए हम देखते हैं कि ये किस प्रकार के डिवाइस को कंप्यूटर के साथ कनेक्ट करता है। तो इस बस का प्रयोग जो होता है, बस कह लीजिए या पोर्ट कह लीजिए, तो इस पोर्ट का प्रयोग 3D पिक्चर, ग्राफिक तथा मोशन वीडियो के लिए किया जाता है, या उच्च गति वाली वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ता है। तो आप स्पष्ट हो गए होंगे इस पोर्ट से क्या होगा कि जो उच्च गति वाले जो वीडियो कार्ड होते हैं ना, क्या होता है, यहाँ पर लगाया जाता है उच्च गति वाले वीडियो कार्ड को, और ये जो पोर्ट है ये क्या करता है, इस वीडियो कार्ड को मदरबोर्ड से जोड़ देता है। तो उम्मीद करता हूँ कि आज का यह वीडियो लेक्चर आप सभी को पसंद आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।